आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, जिसमें ये पिछले साल पूछा गया था 2022 में और 2023 में इसी प्रकार का सेटिंग किया हुआ है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि रिंडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो रिंडर पेस्ट क्या है, तो रिंडर पेस्ट जो है पशुओं में एक प्रकार की बीमारी है जिसको रिंडर पेस्ट कहते हैं, जिसे कब लाया गया था, जिसे 1890 के दशक में हजारों में अफ्रीका के पशु मारे गए, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि बहुत सारे लोग पशुओं को पाल करके अपना रोजी रोजगार चला रहे थे, उससे क्या हो गया था, बहुत ही अर्थव्यवस्था पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति जो है कहाँ पर हुआ, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था, जो यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर फिर कहता है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों का नाम लिखें। तो घरों में उपयोग होने वाले 2 ऊर्जा संसाधन कौन है, पहला है कोयला और पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय संस्थापक कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक एम.ओ. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां लिखें। तो लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां क्या हैं, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां जो है सांप्रदायिकता है और दूसरा अशिक्षित नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुद्रा, तो क्या कहता है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो मुद्रा क्या है, तो मुद्रा के बारे में हम लोग आइए जानते हैं। तो कहता है कि साधारण शब्दों में मुद्रा का अर्थ क्या होता है, धन दौलत जिसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियां घूमती हैं। फिर चलते हैं, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उदारीकरण मतलब क्या होता है, सरकार द्वारा अवरोधकों अथवा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उदारीकरण, यानी यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण के बारे में आइए देखते हैं। क्या कहता है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अपने नियमों को दुनिया के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसके द्वारा विदेशी और देशी मालों का आयात और निर्यात का काम कर सकते हैं, अपने माल को किसी भी देश में बेच सकते हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की आते हैं। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए। तो हमला करने का कारण क्या था, तो आइए देखते हैं। तो क्या कहता है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले करने के निम्नलिखित कारण थे, यानी हमला क्यों किए, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, इसी कारण को दर्शाया गया है। तो सबसे फर्स्ट में स्पिनिंग जेनी मशीन उन लोगों की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों को काम कर लेती थी, जिसके कारण मजदूरों की मांग घट गई। कारण दूसरा देखते हैं। कारण दूसरा में क्या कहता है, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका थी, यानी टेक्नोलॉजी आने के कारण लोगों का हाथ का जो काम होता था हाथ का काम बंद हो गया, यानी बंद होने की संभावना थी। तीसरा चलते हैं। जब इन उद्योगों में इन मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से कताई करती थी या हाथ से काम जो करना था उसको हटना पड़ा। इस कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीनों का महिलाओं का विरोध काफ़ी लंबे समय तक क्या चलता रहा। फिर आते हैं 10 की ओर। 10 में क्या कर रहा है, 10 में भारत के खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो भारत के खास फसल का नाम क्या है, गेहूं है, यानी खाद्य फसल जो होता है, यह खास लिखा हुआ है, गलत लिखा गया है। तो खाद्य फसल उत्पादन के लिए दशाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका तापमान कितना होना चाहिए। गेहूं एक उष्णकटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। दूसरा स्टेप है वर्षा, 50 से 70 सेंटीमीटर गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर बी में देखते हैं गेहूं मिट्टी, यानी इसके लिए गेहूं उत्पादन करेंगे उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी और ठंडा गेहूं की फसल के लिए जरूरी होता है। आते हैं नंबर 4 में, गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश होना चाहिए। गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार आदि क्षेत्रों में उत्पन्न होती है।
अब आता है राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिक्स पार्टी। तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एकमत होते हैं और देश की सतह पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनके लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव संविधान बनाने तथा सरकार के गठन का और संचालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सरकार के कार्यों, निर्णायक एवं नीतियों के बारे में जानने का अधिकार होता है। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो जनता के किसानों के विरुद्ध। लोकतंत्र में जनता के कल्याण और विकास की जिम्मेदारी भी सरकार पर ही होती है। इसके लिए शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरत लोगों के बीच बैंक किस तरह से मध्यस्थता का काम करता है, यानी बीच में कैसा काम करता है। तो क्या कहता है, साधारणतः दो प्रकार के लोग बैंकों में जाते हैं। एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, यानी जिनके पास बहुत अधिक धन होता है, वो बैंकों में जमा करने के लिए जाते हैं, और जिन्हें वे धन की जरूरत होती है जिन्हें बैंक इन दोनों के लोगों के बीच मध्यस्थता का प्रदान करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बैंक में पैसा रखने के लिए जाते हैं जिसको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। कुछ व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं जो बैंक से पैसा लोन के रूप में लेने के लिए आते हैं, जो लोन लेते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को देना पड़ता है। तो इस तरह से कहना चाहिए कि बैंक इन दोनों के लोगों के बीच क्या होता है, मध्यस्थता प्रदान करता है। जिनके पास अतिरिक्त धन होता है ऐसे जमाकर्ताओं को बैंक सूद देती है, जिन्हें धन की जरूरत होती है उन्हें बैंक सूद प्राप्त करती है। धन कर्ज लेने वालों से बैंक सूद की ऊंची दर लेते हैं, जबकि जमाकर्ताओं के वे सूद की दर बहुत ही कम दर पर देते हैं। इस प्रकार उनके पास जो धन बचता है उसे वो अपना काम चलाते हैं। बैंकों के मध्यस्थता से सब वर्गों का कल्याण भी हो जाता है, साथ में बैंकों का भी। यानी कहना चाहिए जो भी हम लोग पैसा वगैरह जमा करते हैं तो बैंक क्या करती है, जो ज़्यादा व्यक्ति के पास पैसा होता है तो पैसे को रख लेती है, बाद में उसको इंटरेस्ट देती है। और अगर यदि हमें पैसे की जरूरत होती है तो बैंक क्या करती है, हमें लोन देती है, उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। जो इंटरेस्ट होती है इसी इंटरेस्ट से बैंक क्या करता है, काम चलाता है और हम लोगों का भी कुछ काम हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखें। तो विश्व व्यापार संगठन के दो उद्देश्य क्या क्या है। पहला उद्देश्य है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा में है। फिर विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। फिर आते हैं 15। G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 एक देश है, तो क्या कहता है 85वें और 100वें के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपना एक समूह बना लिया जिसे क्या बोलते हैं, G77 के नाम से जाना जाता है। फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती है। तो लोकतांत्रिक राज्यों के सामने अनेक अपने विस्तार की चुनौती होती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को देश के सभी इलाकों में सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। संघीय ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय संस्थाओं को अधिक अधिकार देना तथा महिला और पिछड़े वर्गों को उचित भागीदारी आदि ऐसी चुनौतियाँ हैं। एक अर्थव्यवस्था मुद्रा की भूमिका, यानी पैसे की क्या भूमिका है। तो कहता है एक मुद्रा की भूमिका है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको इग्नोर कर देना है, ये है। तो क्या कहता है, पहला है उपभोग में मुद्रा की भूमिका। हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय माध्यम के रूप में अपनाई जाती है। विनिमय मतलब कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले हम लोग पैसा देते हैं, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तु तथा सेवाओं का क्रय कर सकते हैं, यानी पैसे देते हैं और कोई वस्तु को लोग क्या कर लेते हैं, क्रय कर लेते हैं। व्यापारी मुद्रा की भूमिका, मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं असफलतापूर्वक पूरी की जाती हैं, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से दूसरे वस्तुओं को क्रय करके उन्हें दूसरे स्थानों पर विक्रय किया जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया, थोड़ा सा स्पीड थे, राजस्थान लिखा गया, जो कि यहाँ पे स्थान होना चाहिए। आते हैं बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका। सरकारी व्यय तथा प्राप्तियों का माप मुद्रा में किया जाता है, तो जिसके द्वारा करों की दर, ऋण पर ब्याज संबंधित आर्थिक नीतियां सफलतापूर्वक बनाई जाती है। बजट को मुद्रा के प्रदर्शित किया जाता है। फिर उत्पादन में मुद्रा की भूमिका, यानी मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कहता है उत्पादन प्रक्रिया में, यहाँ पर भी रॉन्ग लिखा गया, थोड़ा सा स्पीड में रहते पर ना। उत्पादन के विभिन्न साधनों में उनकी सेवाओं के बदले मुद्रा के भुगतान करता है। इसके भूमि पर लगान, मजदूरों को मजदूरी, पूंजी पर ब्याज तथा उद्यम पर लाभ मुद्रा की उपस्थिति में उत्पादन के साधनों को पारितोषिक प्रदान करना कठिन हो जाता है। फिर आते हैं भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है।
तो क्या कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भूस्वजल इस प्रकार है। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय एक देश है, उष्णकटिबंधीय